इंपॉर्टेंट है, सुबह की चाय या सुबह की कॉफी? नहीं, कॉफी भी और चाय भी, दोनों? दोनों। सुबह सुबह? सुबह सुबह। क्या बात है। देखिए, तो अगर आपको बनना है बड़ा मंत्री, आपको सुबह उठ के दोनों चीजें पीनी है, याद रखिएगा आप। ऐसा है कि पहले मुझे बताइए आप क्या प्रेफर करते हैं, फिर बताता हूँ। सर मैं सुबह उठ के चाय और फिर दिन भर कॉफी। चाय में अदरक चीनी, इलायची? चीनी, नहीं सर, इलायची, विदाउट विदाउट शुगर। दूध। दूध बिल्कुल। क्या है कि हमारी भी शुरुआत जब हुई थी तो 1/2, 2/4 चाय, अच्छा। जो हॉस्टल में थे, जी जी जी। तो एक कप को 4 हिस्सों में तकसीम करके, फिर धीरे धीरे किसी ने बताया कि जैसे जैसे थोड़ा सा आदमी का स्तर बढ़ता है जी। तो फिर वो कहता है शुगर फ्री। अब आप देखिए कि कितने कितने हमारे बीच में होते हैं तो वो खास तौर से कहा जाता है शुगर फ्री, करेक्ट। और जेब में रखा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार बड़े बड़े वॉलेट दिखाते हैं, उसमें निकालते हैं। फिर जब उससे भी आगे बढ़ जाता है फिर आती है ब्लैक, करेक्ट। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी। तो इस तरह से अब धीरे धीरे आप भी इसी श्रेणी में आ जाएंगे, जिस तरह से आपका लेवल थोड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एंड आई थिंक इट्स अ फुल सर्कल। फिर एंड में जाके जो है, जब काफी समय सबको ट्राई कर, फिर दोबारा आ जाते हैं उसके कड़क चाय। बाद ऐसा है कि एक ऐसी स्टेज आती है कि ना चाय ना कॉफ़ी। जैसे बर्नर्ड शाह ने एक बार लिखा था जी। कि एक इंसान की ज़िंदगी में 3 मरहले होते हैं। जी। एट रिलेटिवली यंगर एज ही हैज स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वो कहता है ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, राइट। चाहे वो इंसान हो, आदमी हो, खातून हो, मर्द हो। फिर जब अगली स्टेज आती है मिडिल एज, तो वो कहता है ही ओनली लाइक्स, ही डजंट डिसलाइक। वो कहता है जो भी आ जाए ठीक है। सही बात है। और फिर आखिरी जब पड़ाव आता है तो फिर नाइदर लाइक्स नॉट डिसलाइक्स। वो कहता है मैं अपना आप ही संभाल लूँ तो यही गनीमत है। क्या बात है सर। आपको काम की वजह से काफी इधर उधर पूरे देश में जाना पड़ता है, पर अगर आपको टाइम ऑफ मिले और छुट्टी पे जाना, तो इंडिया में आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जो दिल के बहुत करीब है? अब ऐसा है कि इंडिया में मैं तो हर जगह इतनी बार हो आया हूँ, तो है। दर्जनों बार। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की खासियत ही है कि हर चीज़ में, हर जगह में अपनी एक अलग शनाख्त है। ये बात है। इस तरफ चले जाएं तो आपको डेजर्ट मिलेगा, उस तरफ चले जाएं तो कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। सही बात है। क्या यानी बात देखिए समुंदर की भी कितने किस्में और डेजर्ट की भी कितनी किस्में। तो यू जस्ट हैव टू मेक अ चॉइस। है। राइट। तो मुझे लग रहा है कि देयर इज़ नो बेटर डेस्टिनेशन देन इंडिया। क्या बात है। इस बात पर तो एक बार नारा बनता है, बोलिएगा मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे। क्या बात है सर। आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अलग अलग कारण होते हैं सबके कि पॉलिटिक्स में क्यों आए, लेकिन आज जब आप सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स? क्योंकि आप हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में हैं। जैसे आपने भी कहा कि राह चलते पकड़ लिया, बिल्कुल नहीं सर, ये राह तो आप ही के लिए बनाई गई थी आज। आपके पास एक मौका है दुनिया के आगे ये साबित करने का जी। कि आप गुणी हैं कि नहीं हैं। तो अगर आप में कोई गुण है, चाहे वो किसी तरह का हो, चाहे वो काबिलियत का हो, चाहे वो ईमानदारी का हो, तो वो प्रमाणित करने का भी मौका यही है। और अगर आप में कुछ नहीं है तो अपने आप को बेनकाब करने का भी मौका परमात्मा ने यही दिया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। क्योंकि पॉलिटिक्स में, जो पब्लिक लाइफ में, नोबडी इज स्पेयर्ड। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर आप में कुछ करने की क्षमता है या आप में कुछ है, तो इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड ऑफ कोर्स उसमें सेवा खिदमत तो ही है। वो तो है। और अगर कुछ नहीं है तो सरकार आपको, जनता छोड़ती भी नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें ज़िंदगी में, जो हम उनको आइडलाइज करते हैं या उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं, चाहे पॉलिटिकल करियर में या अदरवाइज। कोई ऐसा हिस्टोरिकल फिगर है कि अगर आज आपको, जैसे आप साइंस के, यू आर अ पर्सन ऑफ साइंस, और साइंस में आजकल आज वो हो पा रहा है जो हम शायद 15 साल पहले जिसका अनुमान नहीं लगा सकते थे। तो अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया, पहली बात, तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे आप बैठ के 2-4 बातें करना चाहेंगे, कोई जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो? ये ऐसे बहुत सी है, बल्कि ऐसे हिंदुस्तानी भी हैं। होता क्या है कि वो बाहर जा कर के हम बहुत सारे लोगों को हम मान्यता इसलिए देते हैं कि बाहर होकर के आए, वरना हमारे पास ना काबिलियत की कमी है, ना क्षमता की कमी है, ना प्रतिभा की कमी है। और अब आपने बात छेड़ी है तो एक हाल ही में एक स्टैटिस्टिक्स आया है,
इस वक्त हिंदुस्तान पेटेंट फाइलिंग में रैंक 4 है, रैंक नंबर 4, जो एक बड़ी श्रेष्ठ श्रेणी रहा करती है। लेकिन उसमें भी जो एक नोटिस करने लायक बात है, महत्वपूर्ण बात ये कि लगभग 26% हमारे पेटेंट फाइल करने वाले रेजिडेंट इंडियंस हैं। यानी कि उन्होंने काम भी यहाँ किया, उनकी परवरिश भी यहाँ हुई, उनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी यहाँ हुई, उन्होंने जो कर दिखाना था यहीं कर दिखाया। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी भी हिंदुस्तानी धरती पर ही रह कर के की, कभी बाहर नहीं कर। वरना एक ज़माने में ये भी कहा जाता था कि साहब यहाँ क्या रखा है, हरगोविंद खुराना था तो बाहर गया तब कुछ बना, यहाँ तो रहता कुछ होता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा भी है, और अभी मुझे लगता है कुछ एक सालों में उसकी डेमोक्रेटाइजेशन भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक्सेसिबिलिटी कर दी है, हर तरह के बच्चे, हर समाज के हर वर्ग से अपनी प्रतिभा दिखाने का उनको मौका मिलने लगा, जो शायद पहले ना था। वरना मुझे नहीं लगता, और आज दुनिया इस बात को मानने लग गई, दुनिया इस बात को कबूल करने लगी। मैं एक दिन देख रहा था कि, और हमारे बच्चों में ये भी है कि दे आर इनोवेटर्स, दे आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स। अब आपको अगर सुनील जी छोड़ देंगे तो आप देखिएगा कोई जर्मनी वाला ले लेगा। सर आप ऐसे बोल कर रहे हैं? नहीं, आइडिया दे रहा हूँ, गलत थॉट मत डालो इनको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कहीं बेहतर जगह ले जाने की सोच रहा हूँ। क्या बात है। तो मैं उसी मिसाल की बात कर रहा था कि मैंने देखा बर्लिन में लगभग 12 हिंदुस्तानी फूड आउटलेट्स थे, सारे फूड स्टार्टअप्स। तो मैंने एक लड़के से पूछा कि भाई यहाँ तो इंडियन डायस्पोरा इतना रहता ही नहीं है, वहाँ पे उतनी बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है हिंदुस्तानी की, तो आपका काम कैसे चलता है? तो कहता है कि सर वो हिंदुस्तानियों को खिला के थोड़ी चल रहा है, हमने तो अंग्रेज़ को आदत डाल दी। करेक्ट। तो हमारे बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप भी, और जितने ज़्यादा अंग्रेज़ ग्रुप हैं वहाँ पे, यूरोपियन ग्रुप्स पूरे यूरोप में, चाहे स्टार्टअप्स के, चाहे छोटी छोटी कंपनीज एंटरप्रेन्योर्स की, उसमें अधिकतर ज़्यादातर हिंदुस्तानी बच्चे हैं। तो मैंने एक अंग्रेज़ से पूछा कि भाई इनको क्यों प्रेफर करते हो? तो उसने बहुत सारे उनके गुण गिनवाए कि साहब बहुत मेहनती होते हैं, बहुत फोकस्ड हैं। मैंने कहा वो तो हमारे बहुत स्ट्रगल भी करते हैं। मैंने कहा वो तो वी कम थ्रू रट, जैसे हमारा प्रवेश। तो आखिर में उसने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि दे डोंट टेक अ वीकेंड ऑफ। हमारे बच्चे तो फ्राइडे इवनिंग गुम हो जाते हैं, बाद में मंडे सुबह उनका दर्शन होते हैं। आपके बच्चे जो हैं दिन रात काम करते रहते हैं। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि अब वो बदल चुका, हिंदुस्तान की तस्वीर भी जो बाहर दुनिया की नज़र में थी वो भी बदल चुकी। तो मुझे लगता है कि अगर वही हालात आज होते तो जो जो बड़े नाम आप सुनते हैं आज बाहर के, चाहे वैज्ञानिक हैं, दूसरे हैं, वो यहाँ से भी हो सकते थे, लेकिन उनके पास उस तरह का मौके नहीं थे, उनके पास उस तरह के साधन नहीं थे। आपने देखा होगा एक विक्रम साराभाई की आर्काइव में एक तस्वीर देखने को मिलती है जहाँ वो बाईसाइकिल के कैरेज पर अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा अन्याय है कि ऐसा व्यक्ति, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जिसका नाम है, उसी ने इस बात की बुनियाद रखी थी हमारे स्पेस प्रोग्राम, लेकिन साधनों का इतना अभाव था। तो जब वो फिजा बदली तो जैसे वो शायर की नज़म है कि कौन कहता है कि साधक ना थे जज्बे उनके में, क्या बात, मगर उनके लिए तशहीर का सामान नहीं। तो कहते ना अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की, और कौन कहता है कि साधक ना थे जज्बे उनके, मगर उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। तो वैसे तो ताजमहल बनाने का हर किसी का दिल करता है, लेकिन हर व्यक्ति को वो सरमाया नसीब नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि अब वक्त आया है, अब हिंदुस्तानी बच्चे हिंदुस्तान के अंदर भी बाहर की दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं, और बाहर जा कर के भी उनको प्रेफरेंस मिल रहा है। और जैसे आपने बोला हर किसी का ताजमहल बनाने का एक वो ड्रीम होता है, तो सारी मुमताज़ भी डर गई, क्योंकि आपको पता है कि क्यों बनेगा ताजमहल। फिर सारी मुमताज़ों के मन में भय आ गया। बस सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोर, कई मुमताज़ें इसीलिए शायद गुजर जाती कि हम ताजमहल बनेगा। क्या बात है, क्या मोहब्बत थी इस बात में। जोरदार तालियां सर के लिए। सर थैंक यू सो मच सारे सवालों का जवाब देने के। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को एक बार जरा एड्रेस करें, एंड एनीथिंग दैट यूड लाइक टू से अबाउट द इवेंट, एनीथिंग दैट यूड लाइक टू। So I'm glad to be here once again with you, and once again in the company of the same guys, and I'm also delighted that I have been a part of this earlier also. In fact, I tended to forget, and on my way I was reminded, I think 2 years back also I was there. And therefore I can qualify saying that I have seen this
impact series growing over the years. और मुझे लग रहा है कि of course now where every Indian has started making impact in his own way, one or the other way, this is a kind of a platform which could actually also not only recognize the impact created, but also motivate the potential impact creators. इसको देख करके बहुत सारे लोगों को यह एहसास होगा कि अगर इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो एहसास कराने का माध्यम उसकी आवश्यकता रहती है, उसकी ज़रूरत रहती है. And therefore I have to compliment you, I have to congratulate you, and also I have to thank you कि आप वो काम कर रहे हैं जो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हम सब लोगों को करने के लिए अपेक्षित रहता है. आपने एक तरह से हमारा काम सरल कर दिया. And in fact this is also a great talent hunt series or talent hunt campaign that you have launched, and I'm sure as the time passes the impact will grow larger and larger in size and magnitude. Thank you very much once again. Thanks for making me here. 92.9